इंडिया और पैन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 जून 2022 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें ये शिफ्ट 1 का पेपर है, यानी सिर्फ पहले शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, व्याख्या को भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज से। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। तो इनमें अगर देखें तो आर्य भाषा जो है, आर्य भाषा में इनमें कौन सा शामिल नहीं है? संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। तो जो अरबी है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी जो है ये शामी भाषा के तहत आता है। शामी भाषा परिवार में क्या क्या आता है? तो एक तो अरबी आता है शामी परिवार में, दूसरा इब्रानी, अरबी और हब्सी भाषाएं भी आती हैं। तो अरबी में इब्रानी, अरबी और हब्सी भाषाएं आती हैं, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत। यानी देखिए, अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है और यहाँ तक कि यूनानी और लैटिन, ये सभी किस में आते हैं? तो यदि इन सब को देखें कि ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आर्य भाषा में आते हैं। अंग्रेजी भी आर्य भाषा में आता है, संस्कृत तो आता ही, हिंदी भी है, मराठी भी, पंजाबी भी। क्वेश्चन है कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। ये प्रसंग जो है किस उपन्यास में वर्णित है कि चेचक का टीका लोग नहीं लगवाते थे? तो ये है देवरानी जेठानी की कहानी में। कि वहाँ पे देखते, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। वो कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में वर्णित है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त इसके लेखक है। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? उपन्यास को देखिए, प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास तथा पंडित गौरी दत्त को पहला उपन्यासकार माना। इसकी विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्ध बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनगढ़ ईमानदारी, साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन को यथार्थ रूप में ये चित्रित करता है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बाला रूढ़ की सुवृद्ध गिरणे थे, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, दिशा काल के चिर अविषादित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। इनमें जो चकवा चकवी है, तो नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। तो चकवा चकई के बारे में क्या कहा जाता है? कि जीवनानुभव है, समाज बोध है, अपवाद है, कवि प्रसिद्धि है। तो चकवा चकवी के लोग की ये कवि प्रसिद्धि है, पहले से ही कहा जाता रहा है इसके बारे में। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात, यूनिट 5 जो आपका कविता विधा से संबंधित है, ये पंक्तियां वहीं से हैं। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था, बंद हुआ क्रंदन। ये पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त जो नागार्जुन के विचार है, उनको साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। उक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रची जो बादल को घेरते देखा है, इस कविता से लिया गया है। ये कविता जो है इनका ये युग धारा में संग्रहित है और नागार्जुन जो कि प्रगतिवादी कवि, इनके द्वारा रचित काव्य संग्रहों में युगधारा 1953 में है, सतरंगी पंखों वाली 1959 में है, प्यासी पतराई आंखें 1962 में है, भस्मांकुर 1971 ईस्वी में है, तुमने कहा था 1980 में है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल क्या है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि आत्मा के माध्यम पर है, कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी है। तो इनमें आप देखेंगे कविता जो है आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। दूसरी चीज क्या है कि कवि काव्य का माध्यम भर है, यानी कविता जो है आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है ना। कविता जो है ये आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है तथा कवि काव्य का माध्यम भर है। ये दोनों ही टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में कहा है, निज काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में द सेक्रेड वुड, सेलेक्टेड एसे, एंसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज है। परिंदे कहानी जो है, परिंदे कहानी के पात्र इनमें कौन है? मुखर्जी, सामनाथ, ह्यूबर्ट, लतिका। तो देखिए परिंदे कहानी में इसमें जो दिया है, परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका तीनों ही परिंदे में आते हैं। मुखर्जी भी, ह्यूबर्ट भी, लतिका भी। परिंदे जो है 1960 में उनके द्वारा कहानी लेखिका के द्वारा यानी निर्मल वर्मा के द्वारा
लिखा गया और जो 1960 में, और इनको एक स्मृति का कहानीकार माना जाता है निर्मल वर्मा को। परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह है जिसमें कुल 7 कहानियाँ संकलित हैं। अंधेर में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। तेरी बाकी अदा पर मैं खुदा हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। तो ये जो कहानी है कि तेरी बाकी अदा और ये इस तरीके से मैं फिदा हूँ, ये गीत किसमें है? तो ये तीसरी कसम जो है, तीसरी कसम कहानी में प्रयुक्त है। तीसरी कसम कहानी के लेखक रेणु जी हैं। इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र में हीरामन, हीराबाई, धुनीराम, पलटदास, लाल मोहर, जबकि रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, संबदिया ठेस, पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात की महक, रेणु की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं। सूची एक को दो से सुमेलित करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कभी इसे तोल सकते हैं। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, शीतल ज्वाला जलती है ना। तो इस तरीके से अगर इन पंक्तियों को सुमेलित करें तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन, ये दिनकर की पंक्ति है। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, तो ये मैथिली शरण गुप्ता की पंक्तियां हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्विग जल का, ये है प्रसाद की पंक्तियाँ। नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, ये महादेवी वर्मा की है पंक्ति। तीसरी कसम कहानी के पात्र देखें तो तीसरी कसम कहानी के पात्र के रूप में रमपतिया, चुनमुनिया, धुनीराम, पलटदास, इनमें से कौन है? तो तीसरी कसम कहानी के पात्र के तौर पे देखें तो तीसरी कहानी जो है, इसकी कहानी के पात्र धुनीराम तथा पलटदास है। इस कहानी के अन्य पात्रों में है हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर आदि। तीसरी कसम और मारे गए गुलखाम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी का प्रकाशन 1956 में हुआ था। रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानियों में है पंचलाइट, संबदिया, रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम आदि, जबकि रमपतिया, रसप्रिया के पात्र हैं। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था गैंग्रीन, दुलाई वाली, अपना अपना भाग्य। तो यहाँ पे देखिए, तो वंशीधर जो है दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। यानी जो वंशीधर है, वंशीधर ये दुलाई वाली कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र है। दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र में है जानकी देई, नवल किशोर, सीता, लाठीवान आदि। दुलाई वाली कहानी के लेखक राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। ये कहानी में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह है। गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञेय है और इस कहानी के प्रमुख पात्र में है महेश्वर और मालती। अपना अपना भाग कहानी के लेखक जयनिंद है और इस कहानी के प्रमुख पात्र 10 साल का अनाथ बच्चा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो कौन सा सही है इसमें? तो झूठा सच 1958-60, आपका बंटी 1971, धरती धरना अपना जो है ये कब का है? 1972। आपका बंटी 1971 में है, धरती धरना अपना 72 में है, झूठा सच 58 से 60 में है, मया दास की माड़ी 1988 में है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि इसके सही क्रम में लगाना है। जो कोणार्क नाटक है, कोणार्क नाटक 1951 में है, मादा कैक्टस 1959 में है, बकरी नाटक जो है 1974 में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में है। तो कोणार्क 1951, मादा कैक्टस 59, बकरी 1974, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपरोक्त कथन में क्या दोनों सही है? आधुनिक क्या काल में मशीन जब से आया है तो खो गया है? दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ये काव्य शास्त्र विधा से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति है किसका? यदि निम्नलिखित में से ये कथन कि सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति है किसका, ये किसका है? तो ये जगन्नाथ का है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिता कथन आचार्य जगन्नाथ का है। देखिए वामन का कहना है, आचार्य वामन का, कि काव्य शब्दोयं गुणा अलंकारा संस्कृतियों शब्दार्थ्यो वर्तते। कुंतक का कहना है शब्दार्थों सहितो वक्रो कभी व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद आह्लाद कारिणी। और रुद्रड़ का कहना क्या है? ननु शब्दार्थों काव्यम। पद्माकर भट्ट के बारे में शुक्ल का विचार क्या है? तो पद्माकर भट्ट के बारे में शुक्ल जी का विचार है, ऐसा सर्वप्रिय कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी।
पद्माकर की रमणीयता ही सरप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो यहाँ पे देखना है पद्माकर भट्ट है। पद्माकर भट्ट के बारे में शुक्ल का विचार है कि ऐसा सरप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मक नाट्य में ये कहना किस आलोचक है। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इसमें कह रहे हैं कि राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाटकीय बिंब है। ये कहना है बच्चन सिंह का, है ना। ये बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां और भी हैं, जैसे इनके द्वारा लिखा गया है हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मृत रेखा, जाने का वही कुटिल था जिसने भाव में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य क्या है। कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भावों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। ये अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो देखिए, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जाने का वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। ये छंद से संबंधित सही तथ्य भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है तथा ये अनुराग गालों में फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ क्या है कि स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। तो फिर विकल्प प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है कि अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है तथा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वो आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका। इनके प्रमुख कविता संग्रह में है निहार, रश्मि नीरजा, सांद गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन है। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें कौन है, श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद थे। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते तथा पंच प्रकृति जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मीचंद तथा मलुकदास संत कवि हैं। संस्मरण की पुस्तकें हैं नंगा तलाई का गांव, आछे दिन पाछे गए, ऋण जल धन जल, वे लड़ेंगी हजार साल। तो नीचे दी गई उसमें देखना है कि इसमें कौन सा सही है। संस्मरण की पुस्तक में नंगा तलाई का गांव, आछे दिन पाछे गए संस्मरण की पुस्तकें। नंगा तलाई गांव 2004 ईस्वी संस्मरण कृति है। लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है। इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृति है व्योमकेश दरवेश 2010, गंगा स्नान करके चलोगे 2012, आछे दिन पाछे गए 2004 ईस्वी। संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। अन्य देखें तो घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि ना याद हो 1992, जबकि ऋण जल धन जल तथा वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज विधा की रचनाएं हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं तथा वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज के लेखक शिव सागर मिश्र हैं। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसी की कौन सी बातें सही हैं। तो रामचरितमानस के अंत में तुलसी जी ने क्या कहा, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। राम कथा का ज्ञान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वो मध्याह्न की सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी का धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगे। तो इसमें देखिए लास्ट में यही कहा गया, रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं कि मेरे समान कोई दूसरा दीन दुखी नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव मेरी दुख को हरो। तथा जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं तथा इसमें कुल 7 कांड है जो इस प्रकार हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इनमें से कौन सा निबंधकार जो है वो द्विवेदी युग का नहीं है। माधव प्रसाद, कुबेर नाथ, गोविंद नारायण, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कौन से इनमें से निबंधकार जो है वो द्विवेदी युग का नहीं है। तो ये है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय इसमें द्विवेदी युग के निबंधकार के तौर पर नहीं जाने जाते। ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं।
कौन, कुबेर जो है, कुबेर नाथ राय, ये शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के बाद का जो समय है उसमें ललित निबंधकार के तौर पे आते हैं। बाकी माधव प्रसाद मिश्र हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं तथा अध्यापक पूर्ण सिंह, ये सब द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। समलक्ष क्रम ध्वनि के भेद इनमें कौन है? रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार, वर्णगत ध्वनि। तो समलक्ष क्रम ध्वनि के भेद इनमें कौन से हैं, ये देखना है। समलक्ष क्रम वाला इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें है वस्तु ध्वनि और साथ ही अलंकार ध्वनि। वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि जो है, ये दोनों ध्वनि संलक्ष क्रम ध्वनि के भेद है। वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता है, वहाँ पर संलक्ष क्रम व्यंग होता है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार सूक्ष्म में सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो अग्निखोर, पिंजरा, जयदोल, नीलम देश की राजकन्या, और क्रमशः इन्हें मिलाना हो तो क्रम से अगर मिलाएंगे तो नीलम देश की राजकन्या 1933 जैनेन्द्र, पिंजरा 1940 ईस्वी उपेंद्र नाथ हंस का है, जयदोल 1951 अज्ञेय का है, अग्निखोर 1973 फणीश्वरनाथ वेणु का है। विभ्रम और यथार्थ, एल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक इनमें कौन है? तो ये है कॉर्डवेल। विभ्रम और यथार्थ, एल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं कॉर्डवेल। ये एक मार्क्सवादी लेखक है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास रोमांच और यथार्थवाद है। सूची एक को दो से सुमेलित करना है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, मिलन के पल केवल दो चार, दिन 12 वर्षों में घूढ़े के भी सुने गए फिरते। तो इस तरीके से इन्हें मिलाना है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान प्रसाद के द्वारा, मिलन के पल केवल दो चार, बिरह के कल्प अपार, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा पंक्तियां हैं। दिन 12 वर्षों में घूढ़े के भी सुने गए हैं फिरते, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर, क्या है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कहना है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीद लिया, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। एक और द्रोणाचार्य में जो कहना है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई तथा राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष है। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो ये हैं संत नामदेव के। विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं। ये जाति के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जबकि दादू दयाल थे, इनके गुरु थे वृद्ध भगवान तथा मलुक दास के गुरु पुरुषोत्तम एवं सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे। नीचे कथन दिए गए, कथन में देखना है पहला है कि स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। तो क्या स्त्री पुरुष की जैविक भिन्नता है इसीलिए ये चीज़ संभव नहीं है? तो पहला चीज़ गलत है कि स्त्री पुरुष के अधिकार में समानता संभव नहीं है, तो सीधा से गलत है। और स्त्री पुरुष की जैविक संरचना अलग है, ये भी बात सही है कि स्त्री और पुरुष की जैविक संरचना अलग है। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है इसमें? तो सभा विलास इसमें किसकी रचना है? ये है लल्लू लाल जी का। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह है ये सभा विलास, और ये है लल्लू लाल की रचना। लल्लू लाल कृत राजनीति माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है। यानी इनके द्वारा राजनीति माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में। इनके द्वारा लिखित रचनाओं में है सिंहासन 32 1801 में, बेताल 25 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधोनल 1801, प्रेम सागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनूदित रचना नहीं है? विद्या सुंदर, सतहरिश्चंद्र, पाखंड विडम्बन, सती प्रताप। तो यहाँ पे देखिए जो सती प्रताप है, सती प्रताप भारतेंदु की अनूदित रचना नहीं है। ये भारतेंदु की जो है सती प्रताप जो है ये इनकी मौलिक रचना है। भारतेंदु की मौलिक एवं अनुदित रचनाओं की कुल मिला के संख्या 17 है। मौलिक में वैद की हिंसा हिंसा नावती 1873, विशेष विश्व मौजदम 76, प्रेम जोगनी 75, चंद्रौली 1976, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 81, अंधेर नगरी 81। और जो अनुवाद किया हुआ रचना है उसमें कौन कौन सा है?
रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 73, मुद्रा राक्षस 78, दुर्लभ बंधु 80, कर्पूर मंजरी 75, सत हरिचंद 75, भारत जन्य 1877। शेखर एक यूनिक उपन्यास की विशेषताएं हैं। हिंदी का ये पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र अमान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो शेखर एक यूनिक जो उपन्यास है इसकी विशेषता क्या है? पहला ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और क्या पिता के प्रति जो इनकी विचारधारा है ये सौमनस्यपूर्ण है। तो इसमें हमें सही का उत्तर का चयन करना है कि इसमें सही कौन सा है। तो ये कोई पहला मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का ही अभिप्रेत है। शेखर एक जूनी उपन्यास की विशेषताओं में यही है कि इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। शेखर एक जूनी उपन्यास के लेखक हिरन निवास शायनागीय हैं। ये उपन्यास 2 भागों में है। उपन्यास के प्रमुख पात्र में शेखर, शशि शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह ये सभी हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? किसान, विकट भट्ट, राष्ट्र भारती, केशव की कथा। तो यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र भारती नहीं है, किसान भी है, केशव की कथा, विकट भट्ट भी है। राष्ट्र भारती जो है ये किसका है? तो राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं। राष्ट्र भारती कृति के लेखक श्री कृष्ण सरल है। श्री कृष्ण सरल के द्वारा राष्ट्र भारती कृति लिखा गया है। जबकि किसान है विकट भट्ट है, केसो की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया ये सभी मैथिली शरण जी की है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर और क्रमशः इन्हें सुमेलित करें। तो जो मालती है, मालती वो गैंग्रीन कहानी से है सुमेलित। वजीरा उसने कहा था, बुद्धगुप्त आकाशदीप, लाल मोहर तीसरी कसम कहानी से। भला हुआ जो मारिया बाहिडू मारा कंतु, लज्जेऊ तू बयासियों जय भग्गा घरु अंतु। ये कहने का क्या मतलब है? तो ये पहले भी देखिए इसे क्वेश्चन आया कि हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो मारे जाने लायक भी नहीं था। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो है उस समय युद्ध में स्त्री के द्वारा अगर जो है उनके पति वीरता अ, वीर गति प्राप्त करते तो वो बहुत खुश होते थे। तो यहाँ पे वही कहा गया कि भला हुआ जो मारिया, यानी पंक्ति का ये मतलब कि हे बहन अच्छा हुआ जो मेरा पति वहाँ पे मारा गया, नहीं युद्ध क्षेत्र में। युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच जाऊंगी। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो ये किसके बारे में कहा गया है? कि जेठ के संग। तो गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, केसर और काले में मिला के उसका रंग है। तो ये कौन सी चीज़ है? अरहर के बारे में कहा गया है। और मतलब ये इस तरीके से है कि पहली का सही उत्तर अरहर है। ये कवि ने अरहर के पेड़ एवं बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण किया अपने शब्दों के माध्यम से तथा 11 महीनों को 11 देवों के रूप में चित्रित किया है। क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती है जो गर्मी अर्थात जेठ महीने में काटी जाती है। शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा। तो यहाँ पे अगर शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा इन्हें क्रम से मिलाना हो तो देखिए शकुन जो है, शकुन बंटी है ना, महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला, हलीमा सौदागर सिंह। तो जैसे शकुन है बंटी, इससे पात्र है शकुन। इनके अलावा महामाया पात्र अघोर भैरव, पार्वती राम बोला है ना, पार्वती जो है राम बोला। यदि शकुन का बेटा कौन है? एक तरीके से अगर देखें तो बंटी ही है। और पार्वती राम बोला और जो हलीमा है सौदागर सिंह। निम्नलिखित में से आगे की रचनाओं के बारे में बताना है। आंगन के पार द्वार, नदी पर बांक की छाया, इतने पास अपने, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो इनमें से आगे की कौन सी रचनाएं हैं ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए जो रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार ये तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बाकी नदी पर बांक की छाया ये भी है। तो आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे जी की जो रचना है ये सन 1961 ईस्वी और नदी की बांक पर छाया 1981 में। तो आंगन के पार द्वार 1961 हो गया, नदी की बांक पर छाया 1981 अज्ञे की रचना है।
आगे जो कि प्रयोगवादी कवि, इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह में भग्नदूत 1933 में है ना, भग्नदूत 1933, चिंता है 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर छड़वर 1949 में है, बावरा अहेरी 1954 में इनका, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरि व करुण प्रभा में 1959, अपूर्वा 65, कितनी नाव में कितनी बार 67, जबकि इतने पास अपने 1980 ईस्वी काव्य संग्रह के लेखक शमशेर बहादुर सिंह तथा कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 में काव्य संग्रह के लेखक है रघुवीर शाह। पहला कथन है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं मानता। तो अस्तित्ववाद का मूल मतलब क्या है? तो अस्तित्ववाद जो है वो व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं मानता। दोनों ही सही है। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनः अलंकृति पुनः क्वापि, ये किस आचार्य के द्वारा कहा गया? तो मम्मट के द्वारा। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनः अलंकृति पुनः क्वापि, ये कहना है आचार्य मम्मट का। इनके अलावा देखिए भामा, भामा के द्वारा है शब्दार्थो चौथो काव्य, भोजराज का है वक्रोक्ति से रस्तोक्ति से स्वभावोक्ति से वांगमय, सर्वासु गृहिणी तासुम रसोक्ति प्रतिजानते। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सा? अमृत आ गया परिंदे उसने कहा था, दुनिया का अनमोल रत्न। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है जो है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक गुलेरी जी है। ये कहानी फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी हिंदी की पहली कहानी है। इस कहानी की प्रमुख पात्र में है लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। गुलेरी द्वारा रचित अन्य कहानियों में सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, जबकि परिंदे निर्मल वर्मा की, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद तथा अमृतसर आ गया भीष्म सानी की कहानियां हैं। जात ले जात टके से जात, एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव उस वहाँ पे बिक रहे हैं। यानी वैसे भी अंधेर नगरी में हर एक चीज का दाम एक ही जैसा था। तो वही कहते हैं जात ले जात टके से जात का मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो वही कि टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के संवाद का व्यंग्य ये है कि ये नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव तो यहाँ पे बिक रहे हैं। हरिवंश बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं में किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं में किया है। बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में विभक्त किया। पहला खंड 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं, द्वितीय खंड 70 नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है 1978 बसेरे से दूर करके है ना, फिर 85 में आया 10 द्वार से सावधान, तो ये 1985 में। सूजी 1 को 2 से मिलाना है। शरद चंद्र, शिवरानी देवी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश बच्चन। तो अगर इन्हें क्रमशः मिलाएं तो शरद चंद्र आवारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब, हरिवंश नीड़ का निर्माण फिल्म। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। तो ये कहा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल की इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल क्या थी? प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। ये कहना आलोचक जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में कौन सा है? वाङ्मय विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वाग विभूति, नीलाकंठ, उजले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। आंखों देखा पाकिस्तान, नए चीन में 10 दिन, चीड़ों पर चांदनी, पैरों में पंख बांध कर। तो यहाँ पे हम क्रमशः लगाए इन्हें। तो पैरों में पंख बांध कर सन 1952 में रामवृक्ष बेनीपुरी का है। चीड़ों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा का है। नए चीन में 10 दिन 1966 गिरधर राठी का है। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 कमलेश्वर। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित क्या है? समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भाव, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। तो इसमें कौन सा सही है? बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। आपका बंटी जो उपन्यास है, आपका बंटी उपन्यास में बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा वर्णित है।
आपका बंटी 1971 ईस्वी उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी हैं। इस उपन्यास में एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बेहद मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजा, माधवा, वल्लभा, रामानंद। तो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे किसे जाना जाता है? द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे माधवाचार्य को जाना जाता है। बाकी श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। रामावत संप्रदाय रामानंद, विशिष्टाद्वैतवाद। यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय। तो पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। मैंने प्रतिशोध से ले लिया दृष्टियुग्म से पिता का पाप। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना होगा? तो ये पंक्तियाँ जो हैं, ये कौन से जो है विधा से या लिया गया है रचनाओं से? तो जैसे विदुर है, तो विदुर ने तो हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो विदुर कहते हैं कि हृदय जो है तुम्हारा पत्थर का, अंधा युग से जो है हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। और गांधारी कहती है कि पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा कहते हैं मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्ट युग्म से पिता की पाप के हत्या का। और संजय कहते हैं अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा होना पड़ेगा? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं? आग, पंख, बयार, अक्षर। तो इसमें देखिए जो अक्षर है, अक्षर तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप है अक्षर को आखर कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से निकल कर ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो जैसे आग है, आग का अग्नि, बयार का वात, पंख का पक्ष। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना। रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, हिंदी आलोचना की परंपरा और शुक्ल। तो यहाँ पे क्रमशः इन्हें सुमेलित करना हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ये किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना करके ये है रचना, ये रामविलास शर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश करके तो आलोचना कोश तिवारी का है। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी आलोचना यानी शुक्ल जी तो है, साथ में हिंदी आलोचना रामविलास का है। आलोचना का अर्थ जो है, तो आलोचना का अर्थ की आलोचना, अर्थ जहाँ पे आए रामस्वरूप का है। आलोचना कोश करके है वो तिवारी का है। और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य तो ये है शिव कुमार मिश्र का। धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। गोदान में ये कहना किसका है? तो गोविंदी और मेहता का है। गोविंदी देखिए धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वो जो अपने कौशल से क्या दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता वही धनी है। ये संवाद गोदान उपन्यास के पात्र गोविंदी और मेहता के बीच हुआ, जो कि 1936 में उपन्यास लिखा गया। प्रमुख पात्र में होरी, हीरा, धनिया, गोबर, मेहता, मालती राय, साहब गोविंदी, दाता दीन, माता दीन, जुनिया, खन्ना ओंकार नाथ है। गोदान उपन्यास को किसान जीवन की महागाथा कहा जाता है। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास में देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में है, वरदान 1921 में है, प्रेमास्त्र 22 में है, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, गबन 31, कर्मभूमि 32, गोदान 36, मंगलसूत्र 48। नंददास के बारे में शुक्ल का कहना है कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा में है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में सविस्तार वर्णन है नंददास का, और नंददास के बारे में शुक्ल जी का यही कहना है कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे। कौन? यानी नंददास जो थे भले ही वो 8वें नंबर के शाप कवियों में थे, लेकिन ये किसके समकालीन थे? सूरदास के समकालीन थे। और विठलनाथ किससे से थे? इनकी गणना अष्टछाप में है। इनके संबंध में कहावत प्रसिद्ध है, और कभी घड़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? तो पुस्तक है सबसे प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी, जो किस में लिखा गया? तो रास पंचाध्यायी जो है वो रोला चंद में लिखा गया है। इनके अलावा इन्होंने भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी,
श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित आदि रचना रचा है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊँचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है। तो इनमें इन पंक्तियों में देखना है कि कौन सा सही है। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती है जंगल। तो आधुनिक काव्य पंक्तियों में का मतलब है यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के प्रथम कवि। इनका पहला काव्य संग्रह है गीत फरोश। इनकी प्रमुख रचनाओं में है चकित है, दुख पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, इदम नमम, कालजयी। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों की सामाजिक यथार्थ की ताने बाने को, विभाजन की भय उत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो देखिए झूठा सच जो उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास में विभाजन की भय उत्पादक आशंका तथा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या वर्णित है। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। दादा कॉमरेड इनका 1941 में है ना। और देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, झूठा सच भाग 1 1958, झूठा साज भाग 2 1960 में, अप्सरा का सांप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित उपन्यास है। पहला भाग वतन और देश नाम से है, दूसरा देश के भविष्य नाम से है। मेरी भव बाधा और दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ क्या है? परछाई, मुस्कान, झलक और दृष्टि। तो यहाँ पे देखिए मेरी भव बाधा आरोह दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ देखें तो परछाई तथा झलक है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई जो कि दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा प्रतिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति को ये भी कहा था, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे, बेधे सकल शरीर। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 मानी गई, परंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या 713 माना है। औपंग गर्भ सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ श्रृंगार और श्रृंखला मूलक। इनको जो है यहाँ से मिलाना है कि कौन सा सही है। औपगम्य गर्भ, सदृश मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंगार मूलक। तो क्रमशः यदि देखें तो औपगम्य गर्भ व्यतिरेक, सदृश मूलक उत्प्रेक्षा, विरोध गर्भ विभावना अलंकार, श्रृंखला मूलक एकावली। मुक्तिबोध की रचना अजय की डायरी, प्रवास की डायरी, एक साहित्य की डायरी, इनमें कौन सा सही है? तो मुक्तिबोध की रचना में एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी जो है मुक्तिबोध की डायरी विधा की रचना है, जबकि प्रवासी की डायरी क्या है? एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की डायरी विधा में आता है। प्रवासी की डायरी बच्चन का है तथा सैलानी की डायरी किसका है? तो सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। डॉक्टर देवराज की जो एक तो अजय की डायरी है, इसके अलावा जो है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं और वे और आप, दोहरी आग की लपट, ये सभी रचनाएं हैं। यह देह भाव भ्रांति ये कहना किसका है? कि ये जो देह है, शरीर है, ये देह का भाव ये भ्रांति है। पुरुरवा औष्णवी उर्वशी महर्षि चमन, तो ये किसका कहना है? उर्वशी का। ये देह भाव भ्रांति ये कहना उर्वशी का है। उर्वशी 1961 दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है। दिनकर को इस महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। दिनकर की प्रमुख कृतियों में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, शामधेनी, रश्मिरथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा आदि है। श्री शंभू के चिट्ठी से संबंधित है आनंद कादम्बिनी, चुनार, कलकत्ता, भारत मित्र। तो इसमें समझना क्या है? इसमें है कि कलकत्ता और भारत मित्र देखें तो कलकत्ता तथा भारत मित्र श्री शंभू की चिट्ठी से संबंधित है। बाल मुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से सन 1904 से 5 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका में श्री शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर बेकन को संबोधित करके निबंध लिखा। गुप्त जी के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं क्या है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावशाली पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती थी। छायावाद में रचना अनुयुक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। तो छायावाद के बारे में शुक्ल की स्थापना है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावशाली पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से
4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित कराया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। प्रस्तोता कौन है? आचार्य शुक्ल। मैथिली शरणगुप्त प्रवर्तक हैं, है ना। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। यानी छायावाद के प्रवर्तक के तौर पे शुक्ल जो है किसको मानते हैं? तो प्रवर्तक मैथिली शरणगुप्त या मुकुटधर को, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं, प्रभाकर महर्षि माखनलाल चतुर्वेदी को, इलाचंद जोशी व सम्मान्यमत जयशंकर प्रसाद को। भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये किसका है? मुर्दैया का है। भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि मुर्दैया आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में, मुर्दैया 2010 है, मणिकर्णिका 2013, जबकि जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अपने अपने पिंजरे 1995 2 भाग में है। मोहनदास नैमिषारण्यकर तथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 धर्मवीर भारती का है। मोहनदास नैमिषारण्यकृत अपने अपने पिंजरे हिंदी का पहला दलित आत्मकथा भी है। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? एक कहानी यह भी अन्य से अनन्या, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें देखना है कि कौन सा कहानी नहीं है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये। इनके अलावा शेखर एक जीवनी भी है। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 ईस्वी। इसमें जो बाणभट्ट की आत्मकथा है 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारूचंद्र लेख इनका 1936, पुनर्नवा 73 तथा अनाम दास का पोथा। शेखर एक जूनी 2 भागों में है। उपन्यास आगे जी का है। पहला है 1940 में, दूसरा है 1994 में। इनके अन्य उपन्यास में नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, जबकि एक कहानी है भी मनु भंडारी का तथा अन्य से अनन्या 2007 प्रभा खेतान का है। विद्यापति की पदावली जो है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक द्वंद, पुरुष परीक्षा, अनमेल, विवाह, वैवाह संधि। तो इनमें विद्यापति की जो पदावली है उसमें क्या चीज़, मतलब कि जिस चीज़ का जो है जिसको सबके सामने रखा गया है वह है वैवाह संधि और इनके साथ ही अनमेल विवाह। तो भाषा की दृष्टि से देखें तो विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मैथिली। पदावली गोरक्ष नाटक, गोरक्ष विजय नाटक। अवहट्ट में कीर्तिलता, कीर्ति पताका। संस्कृत में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन का लहर कहा। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, कहना किसका है? तो कविता की भाषा क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा था। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, कहना है क्लिंथ का। क्लिंथ ब्रुक्स विरोधाभास सिद्धांत के प्रमुख पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन 1939 में प्रकाशित हुआ। अन्य पुस्तकों में है दी विल रॉटन 1947। इनके अलावा अंडरस्टैंड पोइट्री 1938, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 43, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 47। इजरा पाउंड अमेरिकन कवि थे। पाउंड के विचार से कविता और साहित्य विज्ञान, इनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह मेक इट न्यू शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित है। जेहि पंख के नियर हुई कहे बिरह के बात, सोई पंख के जाई यदि तरीवर हुई निपात। इस दोहे में अत्युक्त है, लेकिन ये क्या है? तो यहाँ पे ये जो दिया गया है इस दोहे में अत्युक्त, लेकिन ये संवेदना अभिव्यक्ति के रूप है। अतिरिक्त अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ किसी की झूठी वीरता, उदारता, प्रेम, सुंदरता, यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो, देखने में हास्यास्पद लगे, तो वहाँ अतियुक्त अलंकार होता है। अतिशयोक्ति और अतियोक्ति मिलते जुलते अलंकार है। इनमें केवल इतना अंतर है कि उक्त यदि संभव है तो अतिशयोक्ति अलंकार तथा यदि असंभव है तो अतियुक्त अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? विकृत इनके करवट, अग्निगर्भा, अर्धनारीश्वर। इनमें कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अर्धनारीश्वर नहीं है। बाकी जितने हैं विकृत इनके करवट, अग्निगर्भा, ये सभी है। तो अर्धनारीश्वर जो रचना है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, अपितु ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास में है ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं विकृत इनके, अग्निगर्भा, करवट, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बुद्ध और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस कंस, खंजन नयन आदि। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट के यथार्थ पे, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने के प्रयास पे, सामंत वर्ग के पतोन्मुख चरित्र के चित्रण पे। तो इनमें परीक्षा गुरु उपन्यास जो है ये पूछा गया है किस रूप में है? तो प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और
लूट के यथार्थ पे। परीक्षा गुरु उपन्यास में परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण मिलता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है और ये अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्रण उतारा गया है। ये रचना उपदेश प्रधान है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, पुरुषोत्तम दास इत्यादि। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त जो पत्नी चंदा है, पत्नी चंदा की कहानी है, वो राजा निर्वंशिया में है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी राजा निर्वंशिया है। राजा निर्वंशिया जो कि 1957 में, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस कदरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 आदि कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के प्रमुख पात्र में जगपति जंदा, जगपति की मां दयाराम, कंपाउंडर बच्चन सिंह इत्यादि हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सही से लगाना। निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी, नूतन ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे देखिए क्रम से लगाएं। तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त 1870, परीक्षा गुरु श्रीनिवास 1882, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886, निसहाय हिंदू 1890। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो इनमें सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन ए अगर देखें कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। दूसरा, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवाद सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? स्वप्न, निर्वेद, संघर्ष, दर्शन। तो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी में देखें तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। निम्नलिखित में से देखें तो देवसेना के कथन है, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा सकता है, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वशन, भरा हुआ यवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के लिए, धोखे की टट्टी। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो ये जो दिया गया है देवसेना के द्वारा, इसमें यही कहा गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वशन, भरा हुआ यवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के लिए, पहले धोखे की टट्टी। दोनों ही कहना प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र देवसेना की है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पुरुष पात्र स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त हैं। स्त्री पात्र अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, रामा, जयमाला, मालिनी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, रासली, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागिन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो उनका अगर क्रम से लगाएं, ये जो कवि दिए गए हैं प्रारंभिक 4 कवियों का सही क्रम से लगाया जाए तो हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिला के अष्टछाप की स्थापना की थी। और ये जो 8 कवि हैं इसमें सूरदास, नंददास, कृष्ण और परमानंद, कुम्भन, चतुर्भुज, श्री स्वामी, गोविंद स्वामी। वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य हैं? तो 84 और विट्ठल के कुल 252 शिष्य हैं। अब यहाँ पे देखिए कालक्रम अनुसार देखें तो कुंभन है ना, कुंभन है, सूरदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास, ये चारों ही लोग वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और ये कहाँ से हैं, इनका समय क्या है? तो कुंभन 1468 इनका जन्म, 78 में सूरदास का है, 93 में परमानंद का, कृष्ण का 96 में है।
ठीक है। तो 68 से 78 और 3 इनका 3 साल का अंतर 93 से 96 परमानंद और कृष्ण का है, और लगभग वही 68 से 78 10 यहाँ पे है। कुंभन जो है ये जमुना तो यूपी से हैं, सूरदास है सीही उत्तर प्रदेश से, परमानंद कन्नौज उत्तर प्रदेश से, कृष्णदास चिलोत्रा गुजरात से। इसके बाद है गोविंद स्वामी, चिस्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, सब विठलनाथ के हैं। देखिए 1505 से 15 10 साल और 30 से 33 वही चीज़ अंतर है यहाँ पे। ईदगाह कहानी में व्यक्त क्या हुआ है? सांप्रदायिक सौमनस, मातृ वात्सल्य, माल मनोविज्ञान। क्या चीज़ हमको जो है ईदगाह कहानी में देखने को मिलता है? तो ईदगाह कहानी आप सबने पढ़ा होगा, बाल मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे चित्रण किया गया। और मातृ वात्सल्य में उनकी दादी जो है व्यक्त करती हैं, अमीना दादी। तो प्रेमचंद जो कि 1933 में ईदगाह कहानी, कहानी में बाल मनोविज्ञान तथा मातृ वात्सल्य को अभिव्यक्ति मिली। ईदगाह कहानी का नायक हामिद है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। इनकी प्रमुख कहानियों में नमक का दरोगा, ईश्वरी नायक, बूढ़ी काकी, सवा सिर गाँव, शतरंज का खिलाड़ी, अलगोजा पूस की रात, सदगदी, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब का फन है। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का दूर स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो पुरोहित ने क्या बोला कि वो व्यक्ति जो था वो आचरण से पतित था, गौरव से नष्ट था। तो जयशंकर प्रसाद के दूरस्वामी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तक माना जाता है कि यहाँ से समस्या नाटक शुरू हुआ। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया। दूरस्वामी नाटक के प्रमुख पात्र में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, विशेखर स्वामी, दूरस्वामी ने। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। शेखर, सिलिया, जयदेवपुरी, बाणभट्ट। और इनको सही से सुमेलित करें तो शेखर एक जूनी में शेखर, सरस्वती, सिलिया माता दीन से, जयदेवपुरी तारा से, बाणभट्ट निपुणिका। तो शेखर सरस्वती की बहन, शेखर की बहन थी सरस्वती, शिलिया माता दीन, जयदेवपुरी तारा और बाणभट्ट की निपुणिका। यहाँ पे देखिए दिया है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। तो डार्विन मानते हैं ईश्वर ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है कि मनुष्य ने बनाया। डार्विन का जो मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि है। मनुष्य क्या है? सृष्टि है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि का निर्माता है। तो डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने जब रखा, इस सिद्धांत में कहा कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक जैसे ही यम लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने का संघर्ष करते आते हैं। इस वजह से एक जाति के पौधे की कई प्रजातियां बन गई हैं। भोला राम का जो कहानी की विषय क्या है? भ्रष्टाचार की पक्षधरता, उसका अनावरण, उसका निषेध, सरकारी कार्यालय में व्याप्त जो है रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है। तो भ्रष्टाचार का अनावरण तथा सरकारी कार्यालयों में जो व्याप्त रिश्वतखोरी है उसी की अभिव्यक्ति है हरिशंकर परसाई कृत भोलानाथ के जीव में। परसाई जी की कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, टटका खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह में पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन से, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते आदि। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाना है। दूसरी परंपरा की खोज, व्योमकेश दरवेश, शांति निकेतन से शिवालिक, साहित्यकार और चिंतक। तो यहाँ पे क्रम से मिलाएं तो शांति निकेतन से शिवालिक 1967 डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, दूसरी परंपरा की खोज 1967 नामवर सिंह, साहित्यकार और चिंतक 1997 राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, व्योमकेश दरवेश 2010 विश्वनाथ त्रिपाठी वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय बंधुत्व किसे कहते हैं? तो इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो लिखा गया है वो रामायण का समय है। रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला निबंधकार माना है। शुक्ल जी ने पहला निबंधकार माना है इनको। और इनके प्रमुख निबंध में काश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, तदीय सर्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जबकि रसात्मक बोध के विविध स्वरूप आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 से है, उसमें संगीत है। इनके अन्य संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साध्वीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। राग दरबारी उपन्यास में क्या व्यक्त हुआ है? मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी, है ना। तो इसमें अगर देखें तो क्या व्यक्त हुआ है? ग्रामीण करुणाई जिंदगी और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति।
तो ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना तथा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी 1968 उपन्यास में है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में राजनीति व्यंग्य और आंचलिकता है। इनके उपन्यास में सूली घाटी का सूरज 57, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती हैं 73, मकान 76, पहला पड़ाव 76, विश्रामपुर का संत 1998। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया था? तो संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता में राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद नाद योजना को ध्यान दिया। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला जी को कहा जाता है और निराला जी की राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। बाकी अन्य देखें तो निराला की कृतियों में अनामिका 1923, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42, आराधना 43, 53 और गीत गुण 54 में है, सांध काफली 69 में। फटिक भूमि पद कर पग छाया, यह शोभा अति राजति कर कर प्रतिपद प्रतिमुन वसुधा कमल बैठ की जाति। ये कहना है किसका? सूरदास का है। फटिक भूमि पद कर पग छाया, ये शोभा अति राजति। ये सूरदास के भ्रमर गीत साजिए पंक्तियां हैं शुक्ल द्वारा संपादित। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 उपलब्ध हैं, जिनमें सूर सागर, सूर लारी, सुर सरावली, साहित्य लहरी आता है। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत शुरू करने का मतलब वो प्रवर्तन करने का श्रेय भी सूरदास को जाता है। कुल भ्रमर गीत में 700 पद। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। शुक्ल ने इसे ध्वनिवादी काव्य भी कहा है। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो ये किसका क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन? सार्त्र का है। देखिए, द्वंद्ववादी क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक 1960 में, बीइंग एंड नथिंग 1943 सात की पुस्तक का नाम, जबकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ये है शरद चंद्र के जीवन पे। 1974 में आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित। हिंदी के पहले जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को पहला जीवनीकार माना जाता है। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख में उपन्यासों में है ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो अर्धनारीश्वर, कोई तो और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का प्रसिद्ध है, संकल्प आदि। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही क्रम है? तो अरस्तु ने जो त्रासदी के सिद्धांत में अंग बताए हैं, सही क्रम है। पहले कथानक होना चाहिए, फिर चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और फिर दृश्य। तो कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और फिर दृश्य। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक प्रश्न आदि को अरस्तु ने कहा गया है कि अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक प्रश्न आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। अरस्तु जो है काव्य के लिए छंद जरूरी है ये नहीं मानते हैं। महाकाव्य, दुखांतक प्रश्न आदि कलाओं के 3 भेदक तत्व हैं, माध्यम, विषय और पद्धति। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रमुख 3 है, पेरिपोइट केस, टेक्नेस, तेतुरोकेस, वसीयतनामा, दास प्रथा से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो रेवा तट पर मृगया के लिए। देवगिरी को जीत कर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृगया यानी शिकार के लिए प्रेरित किया। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज राष्ट्रकूट प्रबंध काव्य है, जिसमें 69 समय सर्ग ये डिंगल भाषा में है। शुक्ल जी ने लिखा कि चंद बरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज राष्ट्र हिंदी का पहला महाकाव्य। पृथ्वीराज राष्ट्र में कुल 68 छंद हैं और चंद बरदाई को 56वें छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज राष्ट्र को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित है, मतलब कि सुखसुखी संवाद कहा है। निम्नलिखित में से किस कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? कविता की जो रचना प्रक्रिया है उस पर विचार करने वाले पाश्चात्य में कौन से हैं? वर्ड्सवर्थ है। कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर अगर विचार करने वाला कोई पाश्चात्य आलोचक है तो वो वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ ने ही कविता को परिभाषित करते हुए लिखा था, कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं भी दी। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं हो। प्राचीन कवियों का भावोद्वार जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्य। तो यहाँ पे क्रम से लगाएं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, परंपरा का मूल्य 1981, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, भारतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो इन्हें क्रम से मिला है। तो भारतेंदु हरिचंद का जातीय संगीत, महावीर प्रसाद का कवि और कविता, हजारी प्रसाद मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास फागुन फागुन द्विरे दिना। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पे 91 से 95 के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे जैसे साहित्य उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम सारे बाहरी जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। तो ये जो है इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे उपयुक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय क्या है। तो एक लेखक जो एक कवि है वो बाहरी परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करता है और बहुत ही सुंदर परिदृश्य रखता है। तो इसमें आप सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जाके गद्य पढ़ेंगे तो आपका उत्तर आराम से निकलेगा। जैसे सौंदर्य की सृष्टि के लिए जरूरी क्या है, तो अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलो, सौंदर्य की सृष्टि का सृजन हो जाएगा। और फिर अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो साहित्य का उद्देश्य तो हम सभी को पता है, भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाहरी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अवतरण के संबंध में बताना कौन सी बात सही है, हमारे देश की अंतर्बाह अत्यंत प्रीतिकर है। हमारा देश इसलिए महान है कि वो अंदर बाहर से प्रीतिकर है। आँख और कान को अच्छा ना लगने के बावजूद बौद्धिक दृष्टि हमारा देश प्रीतिकर है। तो यहाँ पे देखिए आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रज्वल है किंतु बाहरी रूप से अप्रीतिकर है। ये पूरा आपको पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि हाँ क्या कहा गया है। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता, इसका क्या कहने का मतलब है। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता कि मतलब असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता, असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हो सकती। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है कि विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, ना उनकी परिस्थितियों में कोई विशेष अंतर आता है, लेकिन स्त्री को विवाह के बाद बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही पद्यांश आपने देखा होगा, इसके पहले भी प्रीवियस वाले में आया हुआ है, स्त्री के मतलब एक तरीके से अस्तित्व को लेके। तो वही चीज़ है कि विवाह के बाद पुरुष को क्या छोड़ना पड़ता है और दृढ़ से बताना वही कि उदार मतलब कि सही कथन ये है कि उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता। अवतरण के आधार पे सही क्या कहना है, तो पत्नी के संदर्भ में यहाँ पे कि घर परिवार में यानी विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थितियों में खास फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने यहाँ रहता है। जो लड़की है वो नई जगह शादी करके आती है। फिर अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्त्री के बड़े से बड़े स्वभाव को सास ससुर के प्रति उसका कर्तव्य पालन पूरा नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जो है स्त्री के बड़े अभाव के को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाती। इसी तरह से अवतरण के आधार पर बताना कौन सा कथन सही है, तो जितनी गहराई से आप पढ़ेंगे कथन वाले क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो हम पद्यांश इसलिए नहीं पा रहे हैं कि करा रहे हैं, हाँ पद्यांश अपने अनुसार आपको पढ़ना है, पद्यांश में उत्तर दिया होता है वहीं से आपको उसका उत्तर देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।